स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हम लोग पढ़ रहे थे, पैस्कल्स लॉ हम लोग ने देखा था, लेकिन एक चीज अभी हम लोग आज देखेंगे जो है कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? एक एडजेसेंट कार्बन पे जो प्रोटॉन्स लगे हैं वो बगल वाले प्रोटॉन को तोड़ता है, उसमें स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती है, ये हम लोग ने देखा। और किस तरीके से होती है, पैस्कल्स ट्रायंगल आपने पढ़ा। ये जो स्प्लिटिंग हुई, चाहे वो 1:2:1 हो, बगल वाला प्रोटॉन अगर 4 में तोड़ रहा है तो 1:2:1 हो रहा है, अगर 5 में तोड़ रहा है, 4 में तोड़ रहा है, इस तरीके से आपका आपने देखा कि 1:3:3:1 मतलब ट्रिपलेट में तोड़ रहा है, डबलेट में तोड़ रहा है, तो कैसे कैसे तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये जितनी भी स्प्लिटिंग हुई उस साथ में होता क्या है कि अगर एक सी ए, जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें इस 2 प्रोटॉन दिखाए गए हैं, एक CaHA दिखाया गया है और एक HB दिखाया गया है। ठीक है, ये जो 112 ट्राइब्रोमो इथेन एग्जाम्पल दिखाया गया है, इसमें आपका जो HA है वो HB को स्प्लिट कर रहा है और HB HA को स्प्लिट कर रहा है। तो ये जो स्प्लिट कर रहा है, इसके बीच में जो डिस्टेंस आ रही है स्प्लिट होने के बाद, मतलब इसको इस तरीके से देखिए कि ये जो बीच में डिस्टेंस है, ये इस 2 पीक के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये प्रोटॉन जिस दूसरे को स्प्लिट करेगा, मतलब अगर आपको इस वाले को स्प्लिट कर रहा है तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ये बराबर होगा। ठीक है, बस यही ये जो गैप है यही आपका कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। बस अंतर क्या है कि ये जो कपलिंग कांस्टेंट आपका आएगा, आपका पीपीएम में आएगा, तो जितने मेगाहर्ट्ज एनएमआर में आप जिस इंस्ट्रूमेंट में आप इसको मेजर कर रहे हो, इसका डेटा ले रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, मतलब अगर मान लीजिए आपका जो स्पिन स्पिन स्प्लिट किया, उसके बाद जो एक HA है वो HP को स्प्लिट किया, तो जो दोनों के बीच में जैसे एक डबलेट आया और एक ट्रिपलेट आया, जो दोनों के बीच में जो गैप होगा वो बराबर होगा। मतलब अगर HA ने HB को स्प्लिट किया और HB ने HA को स्प्लिट किया, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो बराबर होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज दी कपलिंग कांस्टेंट। ये जो कपलिंग कांस्टेंट है ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, जो कि बताता है, अभी कल मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जितने भी सिस हैं, ट्रांस हैं, ये सारे के सारे आप क्या कर सकते हो, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अंतर बता सकते हो किसके साथ में, जब आपका एनएमआर दिया गया हो, तो वो सिस और ट्रांस, जेमिनल प्रोटॉन, बेसिनल प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन्स का अलग अलग एनएमआर आता है। वो आप किससे पता करते हो, इसी कपलिंग कांस्टेंट से पता करते हो। तो आज हम लोग कपलिंग कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है। तो ये पहले कपलिंग कांस्टेंट से पहले जानने के लिए ये हम लोग ने स्लाइड देखी थी, इसको रिवाइज करते हैं। रेंज ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग, जो मैग्नेटिकली कपल्ड हो रहे हैं न्यूक्लियाई, इनका रेंज क्या है? रेंज मतलब जो आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, अगर इक्विवेलेंट है तो वो स्प्लिट नहीं करेंगे, और स्पेसिफिकली अगर जेमिनल है तो। एक चीज मुझे बताइए स्टूडेंट, आपको जेमिनल और विसिनल का मतलब पता है क्या? नो मैम। नो मैम। ओके, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे 2 हो। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए CH2 फिर CHX, इथीन है, इथीन में एक तरफ CH2 लगा हुआ है और एक तरफ आपका CHX लगा हुआ है, तो जो 2 प्रोटॉन C पे लगे हैं ये दोनों जेमिनल हुए, और वो जो एडजेसेंट वाला प्रोटॉन हुआ दूसरे कार्बन पे जो लगा है वो विसिनल हुआ। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एटम पे अगर कोई ग्रुप लगा है दैट इज कॉल्ड एज द जेमिनल ग्रुप, और एडजेसेंट पे लगा है दैट इज कॉल्ड एज द विसिनल ग्रुप। तो ये जो जेमिनल और विसिनल प्रोटॉन्स हैं ये अलग अलग आपके शो करते हैं एनएमआर में। मैंने बोला कि जनरली जो नॉर्मल एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है
इसमें आप जेमिनल प्रोटॉन्स के थ्रू जो शिफ्ट है वो नहीं होती है, वो केवल कॉम्प्लेक्स, जैसे आप जाएंगे आगे, अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको मैम इसका एग्जांपल से थोड़ा बता दें, क्लियर नहीं हो रहा है मैम जेमिनल का बता और रही विजनल का। हूँ, आगे सारी चीज बताऊंगी राहुल। हम लोग एक एक स्लाइड देखते हैं, इसमें मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी ये समझ लीजिए कि चाहे वो जेमिनल विसिनल हो, चाहे आपका सिस ट्रांस हो, ये सारे के सारे आपके कपलिंग कांस्टेंट की वजह से अलग किए जाते हैं। इन एनएमआर में इनकी अलग अलग पीक आती है। तो जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, मैंने बताया कि वो स्प्लिट नहीं करते हैं। जो प्रोटॉन्स बॉन्डेड रहते हैं सेम कार्बन से, वो स्प्लिट कर रहे हैं केवल कब, जब वो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। और जो प्रोटॉन्स एडजेसेंट कार्बन पे हैं, बगल बगल में हैं, वो कपल करते हैं। प्रोटॉन, यहाँ पे तो जेमिनल और विसिनल टर्म नहीं दिया है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेम कार्बन पे है, उन्होंने कहा कि जनरली स्प्लिट नहीं करते हैं, लेकिन वो तभी स्प्लिट करेंगे जब वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। और कह रहे हैं कि जो कार्बन नॉर्मली एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं वो कपल करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं अगर सेपरेटेड है 4 या 4 से अधिक बॉन्ड से, तो वो कपल नहीं करता। केवल जो रेंज है मैग्नेटिक कपलिंग की, वो केवल 4 बॉन्ड तक है। 4 बॉन्ड तक है मतलब कि ऐसे समझिए कि अभी जैसे मैंने बताया कि इथीन है और उस पे एक पे प्रोटॉन लगा है कार्बन, एक पे प्रोटॉन लगा है, तो वो 4 बॉन्ड मतलब 2 उधर हो गया। अभी हम एग्जांपल से एक एक करके देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। ये इथाइल ग्रुप्स के लिए स्प्लिटिंग दिखा रहा है। यहाँ पे ये क्या है आपका, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, इसको जानते हैं? इथाइल बेंजीन है ना। तो ये जो इथाइल बेंजीन है, ये इथाइल बेंजीन में बेंजीन के जो 5 प्रोटॉन हैं वो 7 के लगभग आएंगे। वो डी शील्डेड उसमें आते हैं, डी शील्डेड रीजन में आते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, कोई बताएगा? ये थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप लोग में से कोई बताए कि क्यों बेंजीन के जो प्रोटॉन्स हैं वो डी शील्डेड रीजन में आ रहे हैं। ये हम लोग ने डिस्कस किया था। तो आप कुछ बता रहे हो लेकिन आपकी आवाज एक्चुअली वाइब्रेट कर रही है। सुमित, आपने हाथ उठाया, सुमित बताओ बेटा। सुमित, यू आर नॉट ऑडिबल। म्यूट, अनम्यूट करें बेटा अपने को। बोल रहे थे इसका जो प्रोटॉन होता है, बाहर का प्रोटॉन, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन में लाया करता है उसके डायरेक्शन में। तो इस पे मतलब कि भी मतलब इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता नहीं है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सुमित? बोल रहे थे मतलब इसका जो प्रोटॉन होता है बाहर का, ये प्रोटॉन मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन में लाया करता है, मतलब उसके डायरेक्शन में। तो इस पे मतलब बढ़ता नहीं। देंगे सुमित, अभी जैसे आपने बताया कि प्रोटॉन एक्सटर्नल लाई करता है, वो कहाँ लाई करता है, सही बता रहे हैं? उसके डायरेक्शन में लाई करता है, किसके मतलब डायरेक्शन में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक का जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका वो मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन में लाई करता है, इसीलिए मतलब वो डिसोसिएट होता है। सही बताना चाह रहा सुमित कि जो रिंग करंट होती है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रेनफोर्स करती है ना, यही बता रहे हैं सुमित, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि वो डी शील्डेड रीजन में आता है, डाउन फील्ड रीजन में आता है, ठीक है। यही रूपम भी बता रहे थे शायद, लेकिन रूपम की आवाज क्लियर नहीं थी। तो ये दिखा रहा है कि ये डी शील्डेड रीजन में आया, और ये जो CH2 है और जो CH3 है, इन दोनों की ऑब्वियसली जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। तो जो स्प्लिटिंग है वो आपकी जो CH2 है वो किसकी वजह से है, CH3 की वजह से है। वो एरोमेटिक प्रोटॉन्स की वजह से नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि ये मैग्नेटिक रेंज के बाहर जा रहे हैं। अभी अभी आपने रेंज पढ़ा ना, प्रोटॉन्स को अगर आप ओपन करेंगे तो 1 बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होगा और ये 4 बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अभी आपने पढ़ा कि 4 या 4 से ज्यादा बॉन्ड होगा तो वो कपल नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है ना कि प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 4 और मोर बॉन्ड्स विल नॉट कपल। इसीलिए जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं वो इस CH2 के प्रोटॉन्स को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, केवल CH3 इसको स्प्लिट कर रहा है। इसीलिए इसका क्वाड्रेट आप इस यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। ये जो आइसोप्रोपाइल हमारा ग्रुप है, ये CO के पास एक CO है और यहाँ CH3B है, CH3B है और एक CH3A है। तो इसमें 4 तरीके के प्रोटॉन्स हैं और वो 4 तरीके के प्रोटॉन्स ऑब्वियसली ये जो C है ये आपका 6 प्रोटॉन के बगल में है तो आपका हेप्टेट आएगा। जो CH3 है ये आपका 2.1 के लगभग में आता है और इसके बगल में कोई प्रोटॉन नहीं है तो ये सिंगलेट आएगा जो A है। और जो B है ये आपका क्वाइट शील्डेड रीजन में जाएगा और क्योंकि इसके बगल में एक है तो वो किस तरीके से टूटेगा, डबलेट के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर होगा। और ये क्योंकि ये सारे के सारे, अब देखिए ये जो CH3A है ये CH3A भी इसीलिए नहीं टूट रहा क्योंकि उसके बगल में कोई प्रोटॉन नहीं है, 4 बॉन्ड से ज्यादा पे है, मतलब 4 बॉन्ड जब आ रहा है तब ये CH3 आ रहा है जो कि वो उसको नहीं तोड़ रहा है। तो इसीलिए उसमें कहा गया कि अगर 4 बॉन्ड या 4 से ज्यादा बॉन्ड होगा तो वो उसको कपल नहीं करेगा। तो ये आ गया आपका कपलिंग कांस्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग आज लेक्चर में स्टार्ट किया कि जो डिस्टेंस होती है दो पीक के बीच में मल्टीप्लेट के मतलब जैसे अभी इसके पहले वाला आपने स्पेक्ट्रा देखा, इसमें 3 तरीके के पीक आप देख रहे हो। एक ए के लिए जो आई है वो कैसी है आपकी, वो सिंगलेट आई है। ठीक है, मतलब ये जो पीक है देखिए ये पीक एकदम सिंगलेट है। उसके बाद ये वाली जो पीक आप देख रहे हो ये कैसी है, ये डबलेट है। और ये वाली पीक जो आप देख रहे हो ये कैसी है, हेप्टेट। तो ये जो पीक्स आ रही हैं आपकी, मान लीजिए जो डबलेट आ रहा है, इस डबलेट के बीच में, ये तो बहुत पास से दिखाया है लेकिन डबलेट के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये बी वाले प्रोटॉन्स को कौन तोड़ रहा है, सी तोड़ रहा है ना, सी तोड़ रहा है मतलब ये वाले जो हेप्टेट दिख रहे हैं। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है, ये जो डबलेट के बीच में ये जो डिस्टेंस है और इन दो के बीच में ये जो डिस्टेंस होगी अलग अलग, ये डिस्टेंस जो होगी ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी। तो यही जो डिस्टेंस है आपकी, इसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पीक ऑफ मल्टीप्लेक्स मेजर्ड इन हर्ट्ज। क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, यहाँ से जो आप डिफरेंस लोगे जैसे 1.2 माइनस 1.1 करोगे, वो ये क्योंकि डेल्टा स्केल में है, पीपीएम में है, तो आपकी जो डिफरेंस आएगी वो किस में आएगी, पीपीएम में आएगी। ठीक है, तो ये पीपीएम में अगर मान लीजिए 0.1 आ रहा है, यहाँ पे 2.7 माइनस 2.6, पीपीएम में 0.1, यहाँ पे भी देखेंगे, इसीलिए ये देखिए 0.1 ये 0.1 आ रहा है क्योंकि वो बता रहा है कि दोनों का जो डिस्टेंस जो कपलिंग है वो सेम है। कपलिंग कांस्टेंट मतलब, कपलिंग कांस्टेंट सेम होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर प्रोटॉन ने उस दूसरे प्रोटॉन को, एडजेसेंट प्रोटॉन को तोड़ा, इस वजह से उसका कपलिंग कांस्टेंट सेम आ रहा है। तो कभी भी हमको कपलिंग कांस्टेंट बताना होता है तो हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस हमारा आता है पीपीएम स्केल में, तो वो जो शिफ्ट आई उसको हम, जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे कहते हैं कि 60 मेगाहर्ट्ज या 300 मेगाहर्ट्ज का हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारी जे की वैल्यू मिल जाती है। उसको हम अभी और आगे देखते हैं। जो मल्टीप्लेट होता है, मल्टीप्लेट विद द सेम कपलिंग कांस्टेंट may come from adjacent ग्रुप से भी आ सकता है जो एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं, जो भी बात मैंने कही आपको। अब ये कुछ वैल्यूज दी हैं कपलिंग कांस्टेंट,
ये पीडीएफ मैंने ऑलमोस्ट सबको शेयर कर दिया है, तो इसलिए आई थिंक सबके पास होंगे, आप लोग अपने से अलग से भी पढ़िएगा। वैल्यूज फॉर कपलिंग कांस्टेंट मतलब क्या है कि अगर फ्री रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन मतलब सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है वो, तो उसके बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट है 7 हर्ट्ज का आता है। ये 7 हर्ट्ज कहाँ से आया? वही जो 0.1 हुआ और मान लीजिए 60 मेगाहर्ट्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो वैल्यू आई है हर्ट्ज में आई। इसके बाद आपका सिस और ट्रांस की वैल्यू देखिए। जो ट्रांस की वैल्यू होती है हमेशा हायर कपलिंग कांस्टेंट आती है, तो आप जे की वैल्यू से भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एनएमआर दिया गया, एनएमआर में जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, उस एनएमआर में उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है ये, अभी इसमें नहीं जाएंगे, कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ एक इसका एग्जांपल ले रही हूँ कि ये जो एक कंपाउंड है ये हमारा क्या है। अभी आप सिस ट्रांस इसमें नहीं कह सकते क्योंकि HC और HB की जगह पे मान लीजिए यहाँ पे CH3 होता, HB की जगह पे मैं बोल रही हूँ कि CH3 होता, तब ये सिस होता। क्यों? अगर HB की जगह CH3 होता तो ये मॉलिक्यूल सिस होता। दोनों अल्कीन ग्रुप एक साइड हैं बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के, तो वो सिस होगा। समझ में आ रहा है मेरी लेकिन बात? मैम सेम मॉलिक्यूल्स तो नहीं होगा ना, अगर मीथेन रहता तो यहाँ इधर बेंजीन है। हाँ, सेम मॉलिक्यूल नहीं होगा। जी मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको कि मान लीजिए जी आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ HB की जगह पे CH3 है, ठीक जी है? तो क्या होगा? तो ये किस कॉन्फ़िगरेशन में होगा? ये सिस होगा, सिस होगा। तो वो जो सिस है आपका, सिस होगा। हाँ, अगर मान लीजिए जी आपको कोई एनएमआर दिया जाए, एनएमआर स्पेक्ट्रम दिया जाए, तो उस एनएमआर स्पेक्ट्रम में बाकी सारे जो प्रोटॉन्स होंगे उनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आएगी, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो सिस है कि ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? जो आपने एनएमआर लिया वो सिस का है कि ट्रांस का है, तो वो आप कपलिंग कांस्टेंट से बता सकते हो। अगर कपलिंग कांस्टेंट जो आ रहा है वो आपका 50 या 60 के लगभग आ रहा है, तो इसका मतलब F नंबर क्वेश्चन में इसी तरह से है। हाँ, आपका क्वेश्चन इसी तरीके से, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे लगा कि कपलिंग कांस्टेंट भी बता देती हूँ तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन। तो ये जो सिस और ट्रांस का जो डिस्टिंक्शन होता है वो किस वजह से होता है? वो इसी वजह से होता है। ट्रांस का जो कपलिंग कांस्टेंट है वो थोड़ा ज्यादा आता है और जो सिस का है वो थोड़ा कम आता है। अब मैं आप लोग को बोल रही थी जेमिनल और विसिनल, ठीक है? जी तो जेमिनल कपलिंग होती है, उस जेमिनल कपलिंग के का जो जे की वैल्यू है वो 2 हर्ट्ज से। देखिए जेमिनल मतलब ये जो रैपिंग से प्रोटॉन दिखाया है ना, एक ही कार्बन पे है। नहीं दिख रहा है मैम। ये नहीं दिख रहा है? एक मिनट जी मैं इसको एनोटेट करती हूँ। ये आपको दिखा, ये 2 प्रोटॉन दिखे? जी यस मैम। ये जो 2 प्रोटॉन है वो एक ही कार्बन पे है ना, जी तो अगर एक ही कार्बन पे 2 प्रोटॉन है, ये क्या है? ये जेमिनल है, ठीक है? तो ये जेमिनल कहा जाता है। इसके बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट होता है ये 2 हर्ट्ज के लगभग का होता है। और जो ऑर्थो है अगर, तो उसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है वो 8 हर्ट्ज के लगभग होती है, ठीक है? उसके बाद फिर जो मेटा है उसकी 2 हर्ट्ज होती है। जो एलाइलिक है, एलाइलिक मतलब ऐसा प्रोटॉन, अच्छा मैम। एक मिनट मुझे बता लेने दीजिए राहुल, जो मैं बता रही हूँ, ऐसा प्रोटॉन जो sp3 कार्बन से अटैच्ड हो, लेकिन वो sp3 कार्बन डायरेक्टली sp2 कार्बन से अटैच्ड हो, तो उस ग्रुप को, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे कोई भी ग्रुप हो, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? हम एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। तो एलाइलिक ग्रुप मतलब क्या होता है कि sp3 से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो और वो sp3 लिंक्ड हो, किससे लिंक्ड हो? वो sp2 से लिंक्ड हो, ठीक है? तो आपका जो X ग्रुप है यहाँ पे प्रोटॉन ही है, तो वो sp3 से आपका अटैच्ड है, ठीक है?
और वो X ग्रुप आपका यहाँ पे प्रोटॉन है। तो हाँ, अब बताइए राहुल, क्या बोल रहे थे आप? जी मैम, जैसे यहाँ जेमिनल में एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुटा हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो जो है बेंजीन रिंग में, यहाँ भी यहाँ अलग अलग 2 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग आप बोल रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जी एक से जुड़ा हुआ है, तो ये जी जेमिनल हुए और ये विसिनल हुए, ये भी विसिनल हुआ। जी ठीक है, जी अब हम लोग आगे देखते हैं। इतना सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद में है टॉपिक आपका कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कल वाले क्वेश्चंस जो आप लोगों को प्रॉब्लम है, या फिर अभी 1-2 क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 10-15 मिनट। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, एक मिनट स्टूडेंट्स, मुझे क्वेश्चन देख लेंगे। किसी के पास है तो मैं वो कर देती हूँ, एबल कर देती हूँ उसको शेयर करने के लिए।